हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 से। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 15 अर्थात कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं से संबंधित अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अब आइए हम अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन हमारे पास हैं प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा और ऊनी वस्त्र। इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वस्तु है जिसको आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है घर्षण विधि द्वारा। इसका सही जवाब होगा तांबे की छड़। तांबे की छड़ को घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता क्योंकि तांबे की छड़ एक सुचालक पदार्थ है जिसके कारण इससे आसानी से घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, पहला ऑप्शन है तथा कपड़ा दोनों धन आवेश अर्जित कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है धन आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है तथा कपड़ा दोनों ऋण आवेश अर्जित कर लेते हैं और अंतिम ऑप्शन हमारे पास है ऋण आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा धन आवेशित हो जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं में किस प्रकार के आवेश उत्पन्न होता है ये हमें पता करना है। मान्यता के अनुसार कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेश अर्जित कर लेते हैं जबकि रेशम के कपड़े ऋण आवेश अर्जित कर लेते हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख। छड़ जो होगा वह धन आवेशित हो जाएगी और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाएगा। अभ्यास का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी अर्थात ट्रू तथा गलत के सामने एफ अर्थात फॉल्स लिखिए। इस प्रश्न में पहला कथन दिया गया है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक गलत कथन है इसलिए इसमें हम एफ लिखेंगे, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जब आवेश एक ही प्रकार के हो तो वे दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कथन में जैसा कि बताया गया है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं परंतु ऐसा नहीं होता है। सजातीय आवेश यानी एक ही प्रकार का आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात यह कथन एक गलत कथन है। अगला कथन दिया गया है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती हैं। ये एक सत्य कथन है इसलिए इसमें हम टी लिखेंगे यानी ट्रू। आवेशित कांच की छड़ प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती हैं। कारण क्या है कि आवेशित कांच की छड़ जो होगी ये धन आवेश से आवेशित होगी जबकि आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ ऋण आवेश से आवेशित होगी। इस प्रकार अलग अलग आवेश होने के कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेगी। इस प्रकार ख जो कथन दिया गया है ये एक सत्य कथन है इसलिए इसमें हम टी लिखेंगे। अगला कथन है, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। ये एक गलत कथन है क्योंकि तड़ित चालक किसी भवन में लगाया जाता है ताकि तड़ित चालक उस भवन की सुरक्षा करे तड़ित से। तो ये कथन जो है ये एक गलत कथन है, फॉल्स है। वास्तव में क्या होता है कि तड़ित चालक जो है ये भवन को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला कथन है, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। आधुनिक ज्ञान के अनुसार हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। भूकंप कब और कहां आएगा इसकी तकनीक अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुई है, अर्थात भूकंप की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं।
अर्थात ये कथन जो है ये एक असत्य कथन है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे एफ यानी फॉल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभ्यास का प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा गया है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या करना है। सर्दियों के दिनों में जब हम अपने शरीर से स्वेटर को उतारते हैं तो उसमें चट चट की ध्वनि के साथ हमें कुछ चिंगारियां भी दिखाई देती हैं। इसका क्या कारण है ये हमें बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। स्वेटर उतारते समय यह त्वचा से रगड़ खाता है और आवेशित हो जाता है। जब हम स्वेटर को अपने शरीर से उतारते हैं तो ये स्वेटर और हमारी त्वचा एक दूसरे से रगड़ खाता है और जिसके कारण ये दोनों यानी हमारी त्वचा और स्वेटर दोनों आवेशित हो जाता है। आवेशों के इकट्ठे होने की वजह से चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। आपने यह अनुभव किया होगा कि जब आप किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह वस्तु अपना आवेश खो देता है। इसका क्या कारण है ये हमें बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए पृथ्वी में चला जाता है। जब किसी आवेशित वस्तु को हम अपने हाथ से छूते हैं तो वस्तु में उपस्थित आवेश हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए वह पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार वह वस्तु अनावेशित हो जाती है, अर्थात वह वस्तु अपना आवेश खो देती है। किसी वस्तु के आवेश का इस प्रकार पृथ्वी में चले जाने की प्रक्रिया भू संपर्कन कहलाता है। कोई भी आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश अगर पृथ्वी में चले जाए तो इस प्रक्रिया को भू संपर्कन कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 6। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इससे भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है, तो इसका जवाब होगा कि भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को रिक्टर पैमाने पर मापी जा सकती है। इस पैमाने पर यदि किसी भूकंप की माप 3 हो तो इससे अधिक हानि नहीं होती है। कोई भी भूकंप की माप अगर रिक्टर पैमाने पर 7 या इससे अधिक हो तो वह अधिक विनाशकारी होती है, परंतु अगर भूकंप की माप 7 से कम हो तो वह कम हानिकारक होती है। भूकंप का रिकॉर्ड भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ से किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा गया है तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर बैठ जाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां कोई भवन या मकान नहीं है तो ऐसे खुले क्षेत्र में आप जमीन पर सिमट कर बैठ जाएं। अगला पॉइंट है तड़ित के समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है धातु की चीजों एवं विद्युत तारों को नहीं छूना चाहिए। तड़ित के समय हमें किसी भी धातु से बनी चीजों को या फिर विद्युत तारों को नहीं छूना चाहिए। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। ऐसा देखा जाता है कि एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, परंतु
एक अनावेशित गुब्बारा यानी जिसमें कोई आवेश नहीं हो। तो इस प्रकार के एक अनावेशित गुब्बारा एक आवेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है। इसका क्या कारण है ये हमें बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। चूंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। चूंकि गुब्बारे का आवेश एक जैसा है यानी दोनों गुब्बारे का आवेश एक जैसा है, और चूंकि हम जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यही कारण है कि एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। प्रयोग से पता चला है कि एक आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को आकर्षित करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई एक आवेशित वस्तु किसी अन्य अनावेशित वस्तु को आकर्षित करता है। यही कारण है कि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 9। चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। इस प्रश्न के जवाब में हमें चित्र के सहायता से एक ऐसे उपकरण का वर्णन करना है जो ये बताए कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। किसी आवेशित वस्तु की पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जो ये बताए कि कोई वस्तु आवेशित है या अनावेशित। इस सरल विद्युतदर्शी में कांच की एक बोतल होती है जिसमें चित्र के अनुसार एक छिद्र बनाकर धातु की एक पेपर क्लिप घुसाई जाती है। चित्र में दिखाए अनुसार एल्युमिनियम की पन्नी की 2 पट्टी पेपर क्लिप पर लटकाई जाती है। जब एक आवेशित वस्तु को पेपर क्लिप की बाहरी सिरे को स्पर्श कराया जाता है तो एल्युमिनियम की पट्टी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इस प्रकार सरल विद्युतदर्शी द्वारा आवेशित वस्तु की पहचान की जाती है। अतः इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10। अब आइए देखते हैं अभ्यास का प्रश्न संख्या 10। भारत के उन 3 राज्यों यानी प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। इस प्रश्न का जवाब हम लिखेंगे भारत के 3 राज्य जहां भूकंप के अधिक झटके आते हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है कश्मीर और तीसरा है कच्छ का रण जो कि गुजरात में स्थित है। इस प्रकार भारत के प्रमुख 3 राज्य हैं जहां भूकंप आने के अधिक संभावना है। अगला है प्रश्न संख्या 11। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। ऐसी स्थिति में जब हम घर से बाहर होते हैं और हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। यदि हम घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं तो निम्नलिखित सावधानियां बरतेंगे। पहला पॉइंट है भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान की ओर जाएंगे। भूकंप काफी विनाशकारी हो सकता है, इसीलिए जब भी हम बाहर हों और हमें भूकंप के झटके महसूस हो तो तुरंत हमें किसी भवन, वृक्ष या ऊपर जाती हुई विद्युत लाइन से दूर हटना चाहिए। अगला पॉइंट है यदि कार या बस में होंगे तो धीरे धीरे किसी खुले सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। अगर हम सफर कर रहे हैं कार या बस से तो ऐसी स्थिति में अगर हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो हमें धीरे धीरे अपने वाहन को किसी खुले सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए ताकि हम भूकंप के विनाशकारी प्रभाव से हम बच सकें। अब हम चलेंगे अभ्यास का अंतिम प्रश्न की ओर यानी प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा गया है मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है।
और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, आप क्या छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। इसका कारण हमें देना है। तो आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। तड़ित झंझा की संभावना के समय हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि छतरी की डंडी धातु की बनी होती है, जिसके कारण तड़ित आघात कर सकती है। इसीलिए तड़ित झंझा की संभावना के दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों और उसके उत्तर को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।